हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोयल अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस धनतेरस के पावन अवसर पर। आप अपने लक्ष्य में सफल हों, यही हमारी ईश्वर से कामना है। ठीक है, चलिए हम अपनी प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। कल हम लोग एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था एज ए होमवर्क। क्वेश्चन ये था, कुछ लोगों ने किया भी है, कुछ लोग नहीं कर पाए, तो उनके लिए है। क्वेश्चन हमारा ये था, जैसा कि जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया वो आपका क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। इस पे जो आर्टिकल थी या जो डेफिनेशन थी, सारी चीजें हो चुकी है, हम लोग प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो कल हमने जो आपके लिए प्रॉब्लम छोड़ा था, प्रॉब्लम आपका कुछ इस तरीके से है। so that the relation R in the set of integer z, in the set of integer z is given by R equals to a comma b such that 2 divides a minus b is equivalence relation। ये क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया था। कुछ लोगों ने अच्छा प्रयास किया है, कर भी लिया है। जो नहीं कर पाए उनके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। करेक्ट, सो दैट द रिलेशन आर है, क्योंकि इन द सेट ऑफ इंटीजर, किस सेट में डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर में डिफाइंड है, इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू a comma b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे क्या 2 डिवाइड्स a माइनस b, इट मींस इसको इस तरीके से भी लिख सकता है a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2। दोनों बातें सेम है। ठीक है, अच्छा, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हमने आपको कल बताया था कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दिखाना है, तो आपको क्या क्या दिखाना होगा। भाई कोई रिलेशन आर है, ठीक है, हम कह रहे हैं कोई रिलेशन आर है जो डिफाइंड है कहां से कहां तक, ए टू बी या ए टू ए कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यही तो रिलेशन की डेफिनेशन है। सबसे पहले रिलेशन का डेफिनेशन आप समझिए। उसके बाद कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, हमने आपको बताया कि इसको 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगी आर को। पहला क्या, रिफ्लेक्सिव है ना, क्या होना पड़ेगा, आर को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। और रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग टू द गिवन सेट। ठीक है, दूसरा क्या था, हमने बताया था सिमेट्रिक होना पड़ेगा आर को। ठीक है, सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या बताया था, इफ a comma b belongs to R, this implies that b comma a also belongs to the R for all a comma b belongs to the given set। ओके, अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या बताया था, ट्रांसिटिव भी होना पड़ेगा आर को, ट्रांसिटिव भी होना पड़ेगा। ट्रांसिटिव के लिए हमने क्या बताया था, इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, दिस इंप्लाई दैट आपको दिखाना होगा a comma c भी बिलोंग कर रहा है R में, और all a comma b comma c belongs to the given set यानी A। ये तो डेफिनेशन था, ये सब चीजें हमने कल डिस्कस कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ इस प्रॉब्लम पे आते हैं। हमेशा जैसा कि हमने बताया था, प्रॉब्लम में ऑलरेडी जो रिलेशन होगा डिफाइन होगा, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। जो भी करे इक्विवेलेंस दिखाना पड़ेगा, या कभी पूछ लेता है जिस तरीके से आप कहेगा सिर्फ आप रिफ्लेक्सिव दिखाइए, है ना, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो आती है बात, हम लोग जो है करते हैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हमें दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रिफ्लेक्सिव आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की केस में थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। जो रिलेशन डिफाइंड है उसको आप बड़े ध्यान से 2-3 बार देखा करिए, समझा करिए कि मैं गिवन क्या है। ये कह रहा है कि R इक्वल्स टू a comma b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b, यानी 2 डिवाइड्स a माइनस b, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, है ना, 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो अब जब रिफ्लेक्सिव वाला केस हम लोग करेंगे, पहले आप समझ लीजिए, पर जब हम लोग रिफ्लेक्सिव वाले केस में तब कब कहेंगे कि R रिफ्लेक्सिव होगा, जब यहाँ पे यानी सेम a भी हम मान लेते हैं कि लेट a बिलोंग्स टू द, यहाँ पे जो सेट दिया, सेट ऑफ इंटीजर दिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट a बिलोंग्स टू द सेट j। ठीक है, हमने z का कोई एक एलिमेंट a ले लिया, तो जब ए करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव
केस में, यानी सेम होता है, सेम एलिमेंट लेते हैं, है ना। तो यानी यहाँ पे जब ए कामा ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या इम्प्लाई, यानी बिलोंग्स टू आर जब ये लेके चलेंगे ये क्या इम्प्लाई करेगा, हमने बताया जो रिलेशन था वो डबल इम्प्लीकेशन था, यानी इफ एंड ओनली इफ का केस होता है, ठीक है। हम चाहे ये कहें कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, है ना, तो क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर, ठीक है। या हम ये लेके चलेंगे, सपोज करो लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। जो गिवन रिलेशन है पहले उसका मतलब आप समझ लीजिए, उसका मतलब सिंपली ये होता है, जब ये मान के चलते हैं कि लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर, दिस इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। या ये वाइस वर्सा ट्रू है, या 2 डिवाइड्स ए माइनस बी ऐसा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर, इसलिए हम लोग इसको डबल इम्प्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक। एक बात यहाँ से क्लियर है, तो हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव केस में हम सेम एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, यानी जो गिवन सेट ऑफ इंटीजर है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये आना चाहिए, ठीक है। ये आने के लिए क्या आया रहा होगा ये भी आप सोचिए, यहाँ पे ये आना चाहिए, यानी ये चीज आने के लिए यहाँ पे यदि हम ये बात प्रूफ कर दें क्या, 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, यदि हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं आर्गुमेंट के तहत, तो हम लिख सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो जरा सोचो ए माइनस ए क्या होगा, 0 होगा, तो 2 तो ऑब्वियस ही बात है, 2 क्या करेगा, 0 को डिवाइड करेगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना इसको किस तरीके से है, आप इसको हम इरेज कर ले पहले। ये रिलेशन एंड फंक्शन का एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, अब रीजन दीजिए, ठीक है। एज या सिंस करके लिखिए, एज 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ठीक है। तो जब ए 2 क्या कर रहा है, ए माइनस ए की डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बस आपका काम फिनिश, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अब हमें दिखाना होगा, आप यहाँ पे लिखिए सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। सेकेंड पार्ट करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक केस में क्या होता है, हमें ये दिखाना पड़ेगा, यानी लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर है, तो क्या हमें दिखाना होगा बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू द आर। यदि हम ये दिखा पाते हैं तो हम कहेंगे गिवन रिलेशन आर इज व्हाट, सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए लेके चलते हैं, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर। जब ये लेके चल रहे हैं, ये क्या इंप्लाई करेगी, इंप्लाई करेगा 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। तो जरा आप सोचो हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना यह है कि बी कामा ए भी आर में बिलोंग करेगा, तो यहां पहुंचने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा, यानी जो है 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। ऑब्वियस सी बात है कि कोई जो 2 नंबर है जब ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो चाहे तो आप यहाँ से कॉमन ले लो, इसको आप इस तरीके से कॉमन ले लो, यानी 2 डिवाइड्स माइनस ए टाइम्स बी कर लो, ठीक है। तो उस नंबर को भी डिवाइड करें, मैं ये आपसे कहूँ कि भाई 4 डिवाइड बाई जो है 4 इज डिविजिबल बाई 2 है, तो -4 नहीं होगा क्या, वो भी डिवाइड करेगा, है ना, 2 उसको भी -4 को भी डिवाइड करेगा, वही बात है, यानी 2 इज डिविजिबल बाई, या यूं कहें कि 2 डिवाइड्स a माइनस b, तो दिस आल्सो इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b माइनस a। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने डायरेक्टली दिया, आपको रीजन भी दे दिया, यानी ये कहें कि 2 डिवाइड्स 4, तो 2 आल्सो डिवाइड्स -4, ठीक है। यानी 2 डिवाइड्स a माइनस b है, तो 2 डिवाइड्स b माइनस a भी को भी डिवाइड करेगा। जब 2 b माइनस a को डिवाइड करेगा, आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन गिवन है आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो दिस इंप्लाई दैट b कामा a बिलोंग्स टू द r, देयरफॉर सो r इज व्हाट, r इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, r इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। फॉर ऑल, यहाँ पे आप लिखिए फॉर r a कामा बिलोंग्स टू द गिवन सेट, सेट क्या दिया, सेट ऑफ इंटीजर दिया, ठीक। ये चीज है, ये चीज पूरा देखिए डेफिनेशन आप हमेशा हमने बताया, जो लिखने का तरीका आपका यही होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे सपोज करो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप ये मुश्किल से जो है 1 मिनट सपोज करो लगेगा, आप यहाँ पे जो है एक सीधा सा सीन्स करके डेफिनेशन जरूर लिखो, ठीक है। इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना, पूछा जाए या ना पूछा जाए, है ना, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। हायर एजुकेशन में तरीका होता है, जिस चीज को आप यूज कर रहे हो उसका आपको प्रूफ देना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। चलिए
अभी एक और पार्ट बच रहा है, यानी जो हमें इक्विवेलेंस दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग थर्ड पार्ट लेते हैं, ट्रांजिटिव। आप वीडियो को पॉज करके आराम से चीजों को नोट कर लीजिएगा। तीसरा केस आप क्या लेके चलेंगे जो है, फॉर आर इज ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिविटी, ठीक। ट्रांजिटिव के केस में क्या करते थे आपको याद होगा, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर एंड बी कामा सी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू द आर। तो आपको प्रूफ क्या करना होगा, देखिए क्या गिवन है और कहाँ, यानी क्या प्रूफ करना है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप चीजों को कर पाओ। देखिए आपके माइंड में आना चाहिए कि हमें क्या पहुंचना, हमें दिखाना है ए कामा सी किस में बिलोंग करे, आर में। जब यहाँ पहुंचना होगा तो हमें क्या दिखाना होगा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना है, हमें ये दिखाना होगा 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। अब यहाँ पे हमें पहुंचना है, यदि हम ये दिखा पाते हैं 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, तब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में यही थोड़ा सा प्रोसेस करना चाहिए कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी कैसे दिखाएं। पहले आप इसका मतलब तो लिख लो, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, जब ए आर इज सच दैट आर इक्वल्स टू ए कामा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस, इसका मतलब लिख लो, दिस इंप्लाई दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, एंड इसका भी मतलब लिख लो, बी कामा सी जब बिलोंग करे आर में, इसका मतलब 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक कर सकते हैं, या थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमें पहुंचना कहाँ पे है, ए माइनस यानी 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। तो जरा सोचो, यदि हम इसको दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस सी तो मिलेगा, यानी हम ए माइनस सी को लिख क्या सकते हैं, कंसीडर ए माइनस सी इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है, ए माइनस सी के इक्वल है। तो एक्चुअली जो आएगा, इट मींस हम लिख क्या सकते हैं, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, ठीक है। जो आएगा एक्चुअली वो भी क्या है, इवन आएगा। आप कोई भी दो नंबर आप खुद जैसे कहीं पे डाउट हुआ करे, आप जैसे यहाँ पे 3 है नंबर है ए बी सी, वो भी किसके हैं, सेट ऑफ इंटीजर के हैं, नंबर लेना, ठीक है। कुछ भी ले लेना आप, सपोज करो 1 2 जो भी आपके मन में आए। 1 माइनस 2 करना कुछ आएगा, फिर 2 माइनस 3 करना वो भी कुछ आएगा। अब देखना ए माइनस सी आ रहा है, वो भी 2 से डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एग्जाम्पल एक आप खुद देखिएगा और चेक करिएगा हाँ चीजें सही है कि नहीं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। या इनको है ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स देयरफॉर ये आप क्या लिख सकते हो, ए कामा सी बिलोंग्स टू द आर, ठीक है। ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज व्हाट, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव हो जाएगा, इट मीन्स हेंस आर इज व्हाट, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपके सामने बोर्ड पे है, कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन एंड लेट आर बी द रिलेशन इन ए, ये आपका सेट है और जो आर है रिलेशन है, डिफाइंड बाई, इस तरीके से डिफाइंड है, आर इक्वल्स टू L1, L2 such that L1 is perpendicular to the L2, ठीक है। Then show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। आपको यहाँ पे दिखाना है जो है R क्या है, सिमेट्रिक है लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे देखिए हमें दिखाना है कि जो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर रिफ्लेक्सिव आप हेडिंग डाल लो, ठीक है। तो जरा सोचो L1 एक लाइन L1 है, ठीक है, लाइन एक L1 है और क्या कर L1 और दूसरा लाइन क्या है L2 है। L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, ठीक है, ये क्या है, ऐसे लाइन का कनेक्शन है जो कि प्लेन पर है ना, और इसको दिखाना है कि ये जो लाइन है L2 की क्या है, परपेंडिकुलर, इस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है। तो सिमेट्री हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो जो लाइन L1 है वो क्या होना चाहिए, खुद के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब तो सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये तो रॉन्ग है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो। तो आप लिखेंगे क्लियरली
any line L cannot be perpendicular to itself, cannot be perpendicular to itself, ठीक है। therefore so L1 कामा या L कामा L लिखिए, ठीक है, L कामा L डज नॉट बिलोंग्स टू द R, ठीक है। यदि ऐसा पॉसिबल होता कि यानी कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो तब तो रिफ्लेक्सिव हो जाता, जो कि हाथ यानी देखा जाए इस तरीके से पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर L1 कामा L2 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एनी L बिलोंग्स टू द गिवन सेट। स्टेटमेंट को पूरा लिखना है, इसी बात का आपको नंबर मिलेगा। ये सब चीजें सबको ही कर ले जाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएट यानी चीजें डिफरेंस कहाँ पैदा करें, आप लिखते क्या, ठीक है, उसी चीज में मार्क्स 1-2 नंबर कम ज्यादा होंगे। अदरवाइज क्वेश्चन तो सभी को आते हैं, जो पढ़ाई किया है मेहनत कर रहा है सबको आता है, ठीक है। बस किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते ये बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देयरफॉर आप लिखोगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब हम बात करते हैं जो है सिमेट्रिक की, है ना। सिमेट्रिक तो प्रूफ होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, आर सिमेट्रिक होगा फॉर सिमेट्रिक एरिया, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक केस में क्या लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन अब क्लियर होगा तुरंत आप समझ जाएंगे। लेट L1 कामा L2 बिलोंग टू द R, ये हम लेके चल रहे हैं। यदि हम ये लेके चल रहे हैं तो हम क्या दिखाने कि L2 कामा L1 आल्सो बिलोंग्स टू द R, तब हम कहेंगे जो गिवन रिलेशन R है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका मतलब तो देखो, यदि L1 कामा L2 जो बिलोंग कर रहा है R में, दिस मींस दिस इंप्लाई दैट व्हाट, L1 इज परपेंडिकुलर टू द L2। आप लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक। तो जरा सोचो, जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है कि यानी L2 कामा L1 भी क्या करेगा, R में बिलोंग करेगा। जब यहाँ पहुंचना है एक ही शर्त पे इसको हम लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब L2 भी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू द L1, ये है तभी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जरा बताओ कि यदि कोई लाइन L1 जब L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। आप यहाँ पे लिखोगे दिस आल्सो इंप्लाइज दैट L2 इज परपेंडिकुलर टू द L1, ठीक है, L2 इज परपेंडिकुलर टू द L1। फिर इसका मतलब लिख दो, यानी जब L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा तो आप क्या, आप देख लो फिगर से भी देखो, है ना, L1 परपेंडिकुलर L2 है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप लिखोगे आगे दिस आल्सो इंप्लाइज दैट यानी L2 कामा L1 बिलोंग्स टू द व्हाट, R, सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं होना है, ये लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप नोट करिए, तीसरा केस हम लोग ले रहे हैं फॉर ट्रांजिटिविटी, ठीक है। थर्ड केस आपका फॉर ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, तीसरा पॉइंट फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या करते हैं हम लोग, लेट L1 कामा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू द गिवन सेट, जो भी सेट गिवन है ले लिए, ठीक है। 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो अब हम मान के चलते हैं लेट L1 कामा L2 बिलोंग्स टू द R एंड L2 कामा L3 बिलोंग्स टू द R, ये हम लेके चल रहे हैं। और हमें दिखाना क्या है, ट्रांजिटिव नहीं हो, इट मींस यानी हम ये दिखाना कि L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू द R, यहाँ हमको पहुंचना है। यहाँ पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना होगा L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू द L3, ठीक है। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू द L3, यदि हम ये दिखा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू द R, ये हमारा उद्देश्य है। तो जरा सोचो खुद, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। हमने कहा एक लाइन ये L1 है, ठीक दिख रहा है, ये लाइन आपका L2 है, ये तीसरी लाइन आपका जो है क्या है, L3 है। तो हम ये करें कि L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ऑब्वियस सी बात है, वही हमने लिया। अब इसका मतलब भी लिख लो ना, दिस इंप्लाई दैट L1 परपेंडिकुलर टू द L2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। एंड इसका मतलब भी लिख दो L2 कामा L3 जब R में बिलोंग कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन, दिस इंप्लाइज दैट यानी L2
परपेंडिकुलर टू द L3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक। अच्छा, तो जब L2 L3 के देखिए फ्रॉम फिगर से देखिए L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L1 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो जरा हमें ये बताओ क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम फिगर्स? ऑब्वियस सी बात है कभी नहीं होगा। आप लिखोगे क्लियरली L1 is not perpendicular to the L3. L1 is not perpendicular to the L3. So therefore L1 comma L3 does not belong to the R. ठीक है, so R is not transitive. R is not transitive. इस क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि भाई ये जो रिलेशन R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो जब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक भी फेल कर जाता तो बात वहीं पे रुक जाती, जरूरी नहीं आप सारे पार्ट करो। लेकिन क्वेश्चन ये दे दिया कि भाई दिखाइए कि R सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो आपको तीनों पार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ इस क्वेश्चन को एग्जाम यही देता है कि चेक दैट दिस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन आर नॉट, ठीक है या नहीं। तो आपको क्या करना पड़ता है, केवल आप एक दिखा देते फेल या रिफ्लेक्सिव फेल कर रहा, आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब सारा पार्ट के बारे में पूछेगा तो आपको सभी चीजें आपको बाकायदे लिखना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लीजिए, इफ R1 and R2 are two equivalence relation on set A, then prove that R1 intersection R2 are also equivalence relation. Are also equivalence relation. अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए पहले। कह रहा है कि R1 R2 क्या है, टू इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट A। दिखाना है कि इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होगा कि जो R है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो प्रूफ की बात करें तो सिंस R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, लिख लो आराम से, एंड R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भाई किसमें रिलेशन है, ए ऑन सेट ए में। तो ऑब्वियस सी बात है देयरफॉर R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A एंड R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जाहिर सी बात है रिलेशन तो है ही, है ना, तभी तो R1 क्या होगा, A क्रॉस A का सबसेट होगा, R2 भी A क्रॉस A का। देखिए हमें पहुंचना कहाँ पे, हमें यहाँ पे पहुंचना है तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो रिलेशन भी है कि नहीं है, तब तो हम इक्विवेलेंस पे बात करेंगे, है ना। पता चला आपका रिलेशन ही नहीं हो, डिफाइन हो रहा हो और हम इक्विवेलेंस प्रूव करना शुरू कर दिए, है ना। एक तरीका होता है, बेहतर तरीका ये, पहले आप ये शो कर लो कि भाई जो R1 और इंटरसेक्शन R2 वो रिलेशन है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो रिलेशन, देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये तरीका होता है। तो जब रिलेशन प्रूफ करना इसका मतलब क्या, भाई R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन रहा होगा तभी इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। जब R1 रिलेशन हुआ तो इट मींस R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, किसमें रिलेशन है, सेट A में रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है जो R1 होगा किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का होगा, यही तो डेफिनेशन हमने बताया था रिलेशन का। अब यही बात इस पे लागू होती है, R2 भी रिलेशन होगा किस सेट पे, A पे, R2 किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट जब कोई भी एलिमेंट, यानी जैसे सपोज कर R1 इसका A क्रॉस A का सबसेट है, R2 भी A क्रॉस A का सबसेट है, इसका जो इंटरसेक्शन होगा R1 इंटरसेक्शन R2 वो भी क्या होगा, यानी A क्रॉस A का सबसेट होगा।
यानी यहां से एक बात क्लियर हो गई, R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो अ रिलेशन ऑन द सेट A। ठीक है, अब हम अपनी बात को आगे प्रोसीड करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिलेशन, सबसे पहले हम दिखाएं कि रिलेशन है ऑन द सेट A। ठीक, अब यहां तक ये बात क्लियर है कि रिलेशन। अब हम अपनी बात को कह सकते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट R1 intersection R2 is equivalence relation, equivalence relation। ठीक, तो पहला काम क्या है, फॉर रिफ्लेक्सिव हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि R1 इंटरसेक्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, सिंस जब R1 और R2 क्या है, इक्विवेलेंस है, तो R1 क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रहा होगा। सिंस R1 इज रिफ्लेक्सिव एंड R2 इज रिफ्लेक्सिव, बहुत आसान है, बस डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर है तो चीजें अपने आप लिख लोगे। ठीक है, जब R1 रिफ्लेक्सिव रहा होगा तो इसका मतलब क्या रहा होगा, ऑब्वियस सी बात, इसका मतलब ये रहा होगा, दिस इंप्लाई दैट A कामा A बिलोंग्स टू R1। ठीक है, जब R2 भी रिफ्लेक्सिव रहा होगा तो दिस इंप्लाई दैट यानी A कामा A आल्सो बिलोंग्स टू द R2। तो जब कोई भी एलिमेंट R1 में बिलोंग कर रहा है, R2 में बिलोंग कर रहा है, तो उसके जो आए उसको यानी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, है ना, ये तो डेफिनेशन होती है इंटरसेक्शन का। दिस इंप्लाई दैट A कामा A बिलोंग्स टू द R1 इंटरसेक्शन R2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, यदि हम आपसे ये कहें X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू द B, इसका मतलब क्या होगा, X बिलोंग्स टू द A इंटरसेक्शन B। क्यों भाई, यही तो हुआ ना इसका मतलब, वही चीज हमने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो, देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये R1 इंटरसेक्शन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो दूसरा केस लीजिए, आप इसको आराम से नोट करिए, दूसरा हेडिंग डालिए आप जो है फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालेंगे, फॉर सिमेट्रिक। रिमूव किया जाए। हाँ, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन ये थी कि भाई जो अभी आपका 2 डायमेंशन सिमेट्री हो गया, जैसा कि उस पर आपको जो है हमें प्रैक्टिस सेट देना था। थोड़ा सा जैसा कि नया नया अभी तो चल रहा है भाई, आपका मेंस हो रहा है, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप को तो होना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का तो भाई चीजें सब प्रिपेयर्ड है। इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि हमें खुद क्वेश्चन को सेट करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, उसके बाद कोई चीजें जो है मैथमेटिकल जो टाइप होते इतना आसान है, सब कोई नहीं कर पाते। ठीक है, तो दिया जा रहा टाइपिस्ट को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही, वो कर नहीं पा रहा है ना, तो यदि करता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको हैंड रिटन में ही आपको प्रोवाइड करा देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कोशिश ये भी है क्वेश्चन का जो सिलेक्शन हो वो अच्छे तरीके से, यानी ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जिनका एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, तो चीजें हमें खुद से करना पड़ता है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, और हो गया टाइप तो ठीक है, नहीं तो हम हैंड रिटन में ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्री की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट मान के चलते हैं A कामा B बिलोंग्स टू द R1 इंटरसेक्शन R2, ये हम लेके चल रहे हैं। अब हम कहाँ पहुंच जाए, यदि हम ये भी दिखा दें B कामा A आल्सो बिलोंग्स टू द R1 इंटरसेक्शन R2, हम ये कहेंगे भाई जो आपका R1 इंटरसेक्शन R2 है वो क्या है, सिमेट्रिक होगा। तो जरा बताओ, ये A कामा B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, ऑब्वियस सी बात है A कामा B किस में बिलोंग करेगा, R1 में करेगा। ठीक है, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, A कामा B आल्सो बिलोंग्स टू द R2। ठीक है, और आपको हमने अभी गिवन था कि भाई R1 क्या है, इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, एंड R2 भी क्या है, R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, जब R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या रहा होगा, रिफ्लेक्सिव भी रहा होगा, सिमेट्रिक भी रहा होगा, ट्रांजिटिव भी रहा होगा। R2 इक्विवेलेंस रिलेशन इसका मतलब क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव रहा होगा, सिमेट्रिक रहा होगा, ट्रांजिटिव रहा होगा। जब R1 सिमेट्रिक रहा होगा यानी A कामा B बिलोंग्स टू द R1 है, इट मींस B कामा A बिलोंग्स टू R1 ये भी रहा होगा, तभी तो सिमेट्रिसिटी प्रूफ होगा, है ना। यही बात R2 पे भी लागू होता है, यानी A कामा बिलोंग्स टू R2 रहा है,
सिमेट्रिक होना है तो इसको बी कामा ए भी जो है किसमें R2 में बिलोंग करेगा। आप यहाँ पे लिखोगे दिस इंप्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू द R1 एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू द R2। बी कामा ए बिलोंग्स टू द R2 भी बात आपकी पूरी नहीं हुई, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रीजन देके, सिंस R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, या आप लिखो R1 इज सिमेट्रिक एंड R2 इज सिमेट्रिक, या बेहतर ये होगा कि आप लिखो सिंस R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो चीज हमने लिख पाया है, यानी ये दूसरी लाइन हमने जो लिखा है, ये तभी पॉसिबल है जब R क्या रहा होगा सिमेट्रिक, यानी R1 सिमेट्रिक रहा होगा और R2 भी क्या रहा होगा सिमेट्रिक रहा होगा, तभी हम अपनी बात को ये कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए आर्गुमेंट यानी जो भी आप यूज करो तो साइड में लिखना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज ये कैसे स्टेप आ गया आपको यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखिएगा सिंस R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, जब कोई भी एलिमेंट R1 में भी है और वो एलिमेंट R2 में भी बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एलिमेंट जो है दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट B कामा A आल्सो बिलोंग्स टू द R1 इंटरसेक्शन R2। अभी हमने बताया यदि आपको R1 इंटरसेक्शन R2 को सिमेट्रिक दिखाना है, आप A कामा B लेके चलेंगे और दिखाएंगे B कामा A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। आप यहाँ से लिखोगे सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज व्हाट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, कैसा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये सिमेट्रिक प्रूफ होगा। अभी एक पार्ट और बचा है ट्रांजिटिव दिखाना है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग फिर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। चलिए थर्ड केस की बात करते हैं, नेक्स्ट हेड डालिए पार्ट ट्रांजिटिव। पार्ट ट्रांजिटिव, लेट A comma B belongs to R1 intersection R2 and B comma C belongs to R1 intersection R2। हमें पहुंचना कहाँ पे, A comma C भी किस में बिलोंग करेगा R1 intersection R2। हम ये यहाँ पे ये दिखा दें A comma C भी R1 intersection R2 में बिलोंग करेगा, तब हम लोग कह पाएंगे ये दिस यानी R1 intersection R2 क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए जब A कामा B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में एंड B कामा C बिलोंग कर रहा है किसमें R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो क्या A कामा C बिलोंग नहीं करेगा R1 में, R1 इंटरसेक्शन R2 में। ऑब्वियस सी बात करिए क्यों करेगा, क्योंकि भाई R1 भी तो ट्रांजिटिव है, R2 भी तो ट्रांजिटिव है ना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी ऑफ R1 एंड R2 वी कैन से दैट A कामा C बिलोंग्स टू R। ठीक है, यूं कहें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं A कामा C बिलोंग्स टू द R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट A कामा C बिलोंग्स टू R1 एंड A कामा C बिलोंग्स टू R2। ठीक है, इसको दो बार लिखना चाहिए, थोड़ा सा आप कहीं कंफ्यूज ना हो, एक स्टेप में छोड़ रहा हूं क्यों। देखिए आपको ये लिखना चाहिए A कामा B बिलोंग्स टू R1 एंड A कामा B बिलोंग्स टू R2, फिर आप यहाँ पे लिखोगे B कामा C बिलोंग्स टू R1 एंड B कामा C बिलोंग्स टू R2। तो आप इसके बाद लिखना चाहिए A कामा C आल्सो बिलोंग्स टू R1 एंड A कामा C बिलोंग्स टू R2 बाय डेफिनेशन ऑफ R इज इक्विवेलेंस रिलेशन या R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दिस इंप्लाइज दैट A कामा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज व्हाट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। Therefore R1 intersection R2 is an equivalence relation, equivalence relation। ये आपका कंप्लीट प्रूफ हो। ठीक है, आप देख लीजिए कहीं पे डाउट हो आप तुरंत बताएं। ठीक है, क्लियर है, आप लिख ही लो चाहे यदि आपको कहीं डाउट न हो जाए। इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना A कामा B बिलोंग्स टू R1 एंड A कामा B बिलोंग्स टू R2। ठीक है, and B comma C belongs to R1 and B comma C belongs to R2। ठीक है, अब ये वाला B comma C belongs to R1 है और A comma B belongs to R1 है। इट मींस अब R1 है क्या, आप लिखोगे रीजन सिंस R1 इज ट्रांजिटिव,
R1 इज ट्रांसिटिव लिखोगे, R2 इज आल्सो ट्रांसिटिव। ठीक है भाई, जब R1 ट्रांसिटिव होगा तो जब A कामा B बिलोंग कर रहा है R1 में, B कामा C बिलोंग कर R1, तो ऑब्वियस सी बात A कामा C बिलोंग करेगा R1 में, वही स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यही बात R2 के लिए भी लागू होता है ना। ये आपका जो है कंप्लीट प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। कहना है लेट A be the set of all line in xy plane and R be the relation in A defined by R equals to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is a equivalence relation। ये भी लगभग उसी टाइप का जैसे हमने L1 is perpendicular किया था, हालांकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता, लेकिन इस केस में जो R डिफाइन है वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए वन बाय वन करते हैं हम। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, लेट L be any arbitrary line इसको इस तरीके से लिख दो, लेट L be any line, ठीक है, on XY प्लेन। ठीक, तो अब हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए यानी सेम, यानी L1 को L पे भी पैरेलल होना पड़ेगा। ठीक है, L1 को L पे पैरेलल होना पड़ेगा, देन और होगा ही L इज पैरेलल टू, या आप ये लिखते हो, हाँ, L इज पैरेलल टू, देन L इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख दो L इज पैरेलल टू L, दिस इंप्लाइज दैट L कामा L बिलोंग्स टू द R। कोई भी लाइन है खुद के पैरेलल तो होगा ही, है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट मींस R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल L बिलोंग्स टू द गिवन सेट, फॉर ऑल L बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें, यानी फॉर सिमेट्री की बात करें। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, लेट L1 कामा L2 बिलोंग्स टू द R, दिस इंप्लाइज दैट यानी L1 इज पैरेलल टू द L2। जब L1 L2 के पैरेलल है, हम ये कहें L1 लाइन है और ये आपका L2 लाइन है, L1 L2 के पैरेलल, तो L2 L1 के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल है, यानी L2 पैरेलल टू द L1, दिस इंप्लाइज दैट आप क्या लिखते हो, L2 कामा L1 बिलोंग्स टू द R। जब आप ये लिख पाए तो कहेंगे व्हाट, R इज सिमेट्रिक, R इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट ट्रांसिटिव की बात करते हैं। फॉर ट्रांसिटिव हेडिंग डाल लीजिए, फॉर ट्रांसिटिव थर्ड, लेट मान लेते हैं L1 कामा L2 कामा L3 belongs to the A, then L1 comma L2 belongs to the R and L2 comma L3 belongs to the R। हमें पहुंचना कहाँ है, दिखा दें कि L1 कामा L3 बिलोंग करेगा R में, तब ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका मतलब लिख लो, यानी L1 कामा L2 बिलोंग कर R में, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, L1 इज पैरेलल टू द L2, दिस मींस L1 इज पैरेलल टू द L2, एंड इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, L2 इज पैरेलल टू द L3। ये चीजें सिंपल, इससे थोड़ा फास्ट करना है। ठीक है, जब कोई लाइन L1 जो है, हम कहें L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 L3 के पैरेलल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, यानी L1 इज आल्सो पैरेलल टू द L3, दिस इंप्लाइज दैट L1 कामा L3 बिलोंग्स टू द R, सो R इज ट्रांसिटिव, R इज ट्रांसिटिव, हेंस R is equivalence relation, hence R is equivalence relation। ठीक है, ये इसका कंप्लीट प्रूफ हुआ। अभी थोड़ा हमें और कुछ कराना, अच्छे प्रॉब्लम जो करा दिया जाए, प्रॉब्लम लगभग आप 10 प्रॉब्लम कराएंगे या 10 जो भी हो जाए मैक्सिमम, उसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर 100% आना ही आना है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं। आप लोग धनतेरस सेलिब्रेट करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।